हेलो बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस यानी वाक्य। बहुत बेस से करेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। सेंटेंस सबसे पहले तो आता है कि सेंटेंस होता क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, यानी वाक्य कहा किसे जाता है। और आप कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। कई बार इसी डेफिनेशन को घुमा फिरा दिया जाता है। सीधी सी बात है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह तो होगा, वो एक निश्चित अर्थ भी देगा, वही सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का समूह होकर निश्चित अर्थ देगा, वही सेंटेंस है। अब आपके सामने मैं लिख दूं, रमेश प्लेइंग इज हॉकी। तो यहां पे क्या ये एक सेंटेंस है? तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको देखूं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसकी एक कंप्लीट सेंस ना निकलने की वजह से, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन उसकी एक सेंस भी निकलनी चाहिए, और सेंस ना निकलने की वजह से आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, यानी ये गलत है। तो आपके सामने बात आती है, एक सही सेंटेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, एक वाक्य में आपके सामने क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास एक होता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। दूसरा यानी सेकंड नंबर पे आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रियाएं, यानी सहायक क्रिया। और यहां पे अगर सहायक क्रिया की बात करें तो आपके पास इंग्लिश में कुल मिलाकर 11 हेल्पिंग वर्ब है और 13 मॉडल्स हैं। यानी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, फिर से बता दूं। हेल्पिंग वर्ब जो आप याद करते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी कुल मिला के 11 होती है बच्चों। 11 और 11 के साथ मॉडल्स की संख्या कितनी, 13, और कुल मिलाकर कितने हो गए, 24। यानी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा घूमने की, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 24 के 24 हम लिखेंगे, नाम याद करेंगे। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया, यानी काम। आप जो काम करते हैं वो आपका क्या होगा, वो आपकी मेन वर्ब होगी। जो काम आप करोगे वो मेन वर्ब होगी। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में अगर कहें तो हम कह सकते हैं क्रम, यानी जिसके ऊपर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। मैं आपको अगर देखो लिखा हुआ जो है एक बार उसको नोट कर ले, उसके बाद आगे की बात करते हैं, सीधे एक्सप्लेन करते, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा जो काम को करेगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। हम काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का, तो पढ़ना क्या है, मेन वर्ब है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे होंगे, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। बस कि इंग्लिश का कितना भी लंबा, कितना भी बड़ा सेंटेंस लो, आपके सामने बस ये 4 ही चीजें दिखाई देती हैं, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें। और सब्जेक्ट में फिर से बता दूं, मैंने कहा बच्चा खाना खा रहा था, बच्चा खाना खा रहा था। तो इस सेंटेंस में मैंने कहा सबसे पहले बच्चा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। खाना खा रहा था, अभी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, उसके बाद इंग्लिश पे भी आएंगे। अब यहां पे खाना खा रहा था, एक खाना यानी एक काम है और एक नाम है। और जो आपका, अगर इसी को अब इंग्लिश में बना लें, चाइल्ड वॉज ईटिंग फूड, ऐसा लिख देंगे। तो यहां पे ये जो ईटिंग, आप यहां थोड़े से कंफ्यूज होंगे, खाना और खा में, इंग्लिश पे इसलिए मैंने लिख दिया ईटिंग और फूड। यहां पे काम ये है या ये है, और जो ये काम है ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है।
और जो जिसके ऊपर काम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। यानी इंग्लिश में किसी भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं चारों चीज़ों के साथ आप कितना भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमने देखा सेंटेंस किसे कहते हैं, एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अब बात आती है सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और अगर प्रकार की बात करें तो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनके ना अलग अलग टाइप भी बनते हैं। हम बात करेंगे अभी के लिए 6 प्रकार के वाक्यों की। अभी के लिए बोला है मैंने, आगे इनको बढ़ाएंगे, 6 से 8 भी करेंगे और 8 से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 6 की बात करेंगे। और जो सबसे पहला यानी हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आती है उसके लिए हम कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में कहें तो असर्टिव। इसी को दूसरा नाम भी दिया जाता है सिंपल, इसी को तीसरा नाम भी दिया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तीनों नाम एक की ही बात करते हैं। आपके पास असर्टिव, सिंपल, अफर्मेटिव, यानी हिंदी में कहें तो कह सकते हैं साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। और इसी में आगे करें तो यहाँ पे अब साधारण वाक्य की पहचान क्या है, एक सब्जेक्ट HV में लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें एक साधारण वाक्य में आपको दिखाई देती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम बोल देते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब इसकी सीधी सी पहचान है, जिस वाक्य में या तो नो का प्रयोग कर लिया जाए या नोट का प्रयोग कर लिया जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस बोल दिया जाता है, या तो नो या फिर नोट। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि नो में और नोट में क्या डिफरेंस होता है। देखो बच्चों, ध्यान देने की बात है इसमें, नो और नोट में जब इनको यूज करते हो तो क्या फर्क है। एक आधा बच्चा सोचता है कि इसमें टी है और इसमें टी नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है बच्चों। आपको बताना है नो में और नोट में डिफरेंस क्या होता है, कब आप नो का प्रयोग करते हो, कब आप नोट का प्रयोग करते हो। अगर आपके बारे में इसके पता है तो नहीं, अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, नो और नोट के यूज के बारे में। अभी आप दोनों को लेके चले तो अगर किसी वाक्य में नो या नोट का प्रयोग कर लिया जाए तो वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव। यानी इसी सेंटेंस में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी अब आप एक बात और याद कर लें, नोट का प्रयोग इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। नोट का प्रयोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। अब देखो इस नोट को हटाओ 1 मिनट के लिए, हटाया, आप देखेंगे ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम बना है, और ये नोट लगाते ही असर्टिव, सिंपल, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या नाम दे देंगे, नेगेटिव। यानी हिंदी में कहें तो नकारात्मक वाक्य है। नेक्स्ट पे आते हैं, और अगले की अगर बात करें तो नेक्स्ट को हम नाम देंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यहां पे कहते हैं, इसकी एक पहचान होती है बच्चों। इसकी पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क से आप समझते हैं यहां पे प्रश्न पूछा गया है, यानी ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक जिसमें आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। यानी इसकी एक छोटी सी पहचान मैं आपको पहले बता दूं, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या वह आज स्कूल जाएगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस। और देखो बच्चों, आपने यहाँ पे किया क्या है, आपने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठा के इधर रख दिया। जब आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद से उठा के इधर रख दिया तो इसकी हिंदी अपने आप क्या लगेगी, यहाँ पे
क्या के लिए कोई अलग से शब्द नहीं यूज होगा। ऐसा नहीं है कि क्या के लिए आपको कोई अलग शब्द लगाना पड़े, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। इसी की हिंदी क्या बनती है, यहाँ पे कुछ भी विशेष नहीं है कि क्या के लिए। कई बार बच्चे सोचते हैं यहाँ पे वट लगा दे, तो यहाँ पे वट का कोई यूज नहीं होगा। आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ, अपने आप उसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या। और इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, और इसी के साथ में कह सकते हैं फिर से नेगेटिव, यानी इसी के साथ नाम जोड़ दिया नेगेटिव, यानी इसी नाम को फिर से यहाँ जोड़ा गया है। अब आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उसी सेंटेंस में आप नेगेटिव बना दे, यानी पहले आप पहचान लिखो इंट्रोगेटिव की, ये होगी। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और याद रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आएगा। और इसी में यानी नाम में नेगेटिव आया है तो इसका मतलब नोट लगाना चाहिए। और नोट कहाँ लगेगा, नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब उधर थी, अब हेल्पिंग वर्ब अगर इधर आ जाती है तो नोट वहीं लगेगा जहां लगता था। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना पड़ेगा। ये विशेष बात थी जहां पे आपको ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब वहां से उठ के इधर आ जाती है तो नोट का प्रयोग वहीं पे होगा, यानी मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, और हेल्पिंग वर्ब ने अपनी जगह अगर चेंज कर ली है तो नोट उसी के अकॉर्डिंग वहीं पे यूज होगा। आपको ध्यान रखना है नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। क्या आपको 4 में कोई डाउट है? वैसे तो हम 6 की बात करेंगे, लेकिन अभी अगर एक बार मैं आपको 4 से एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यहाँ तक का एक बार आप नोट करना, और इन 4 के एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ किस प्रकार से आप एक सिंपल सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक सेंटेंस के, और सिर्फ 4 नहीं 6 और 8 सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 4 के बारे में बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जिसमें आप कह सकते हैं सीता वॉज राइटिंग अ लेटर। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और आपके पास 4 चीजें हैं। और इन चारों चीजों में आप कह सकते हैं, आपने देखा सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव बनाइए, और आप खुद भी बना के देख सकते हैं, इसका नेगेटिव बनाइए। और नेगेटिव बनाने के लिए आपको याद होगा नो या नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो यहां पे क्या होगा, सीता वॉज नोट राइटिंग अ लेटर। ये बना दिया आपने नेगेटिव, कुछ भी नहीं लगा। 1 मिनट के लिए इस नोट को छिपा ले, 1 मिनट के लिए छिपाया, ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम है, और दोबारा से लगा दें, चेंज हो गया, नेगेटिव बन गया। यानी नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाना। और आपको याद होगा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 24, उससे ज्यादा एक भी नहीं है। 11 हेल्पिंग वर्ब, 13 मोडाल्स, 24। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट। अब नंबर आता थर्ड का, और थर्ड का नाम था इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज। वॉज को वॉज सीता राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे कैसे यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, और इसकी रीजन क्या है, उसकी बात करेंगे। अब यहां पे इसकी अगर हिंदी बनाए ना तो बनेगी, क्या सीता एक पत्र लिख रही थी। वोज सीता, वोज आगे आया तो आगे आते इस वोज का मतलब क्या हो गया, क्या। यानी क्या के लिए आपने कोई स्पेशल वर्ड नहीं लगाया है, इसी में आपका मीनिंग निकलता है। और इसी में नेक्स्ट की अगर बात करें तो वोज सीता नोट राइटिंग अ लेटर, और फिर से क्वेश्चन मार्क। यहां पे कहता है कि ये जो नोट आया, अभी मैंने कहा था नोट कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब यहां से उठ के इधर आ गई तो नोट थोड़ी जाएगा, नोट तो वहीं रहेगा। और ये नोट यहां बिल्कुल सही है। और यहां पे कहेंगे क्या सीता एक पत्र नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही थी। यहां पे बस इतना हो जाएगा। यानी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और ये आपका
ऑब्जेक्ट। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कुछ भी नहीं करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं और ध्यान से, अगर एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस आपको खुद बना के देखने हैं घर पे बैठ के। एक सेंटेंस लिखो, 4 बना के देखो। नहीं बनते तो आप मुझे बताइए, कमेंट करें, मुझे बताओ, मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरे में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। नोट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। तीसरे में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को वहां से उठाएंगे, आगे ले आएंगे और आगे आने के बाद उसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या। और फोर्थ में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे भी रहेगी और नोट भी लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम है इसका। तो यहां तक आप एक बार इसको करके देखना। जो भी डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां तक का अगर आपको समझ में आया है, सारा अगर समझ में आ जाता है, तो आगे कोई डाउट आने वाला नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।